हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मैं एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। अपन पिछले लेक्चर में वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। सीनियर क्लास का जो टॉपिक है वेक्टर, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो आज अपन उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का अपना जो सबसे पहला टॉपिक है वो रहेगा अदिश घटक और सदिश घटक। यानी कोई भी सदिश है उसके अपन अदिश घटक और सदिश घटक कैसे निकालें। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये ए वेक्टर है 2i के प्लस 3j के माइनस 4k के। ओके, ये कोई सदिश है और अगर मैं आपको कहता हूं कि इसके अदिश घटक निकालिए और इसके सदिश घटक निकालिए, तो अदिश घटक निकालने हो चाहे आपको सदिश घटक निकालने हो, दोनों ही चीजों में आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, एक वर्ड आ रहा है सेम वर्ड इनमें, जो क्या आ रहा है घटक। और घटक का मतलब आप सभी अच्छे तरीके से जानते हो, घटक का मतलब होता है टुकड़ा। घटक का मतलब क्या होता है? टुकड़ा होता है। यानी अगर आपको कहा जाए कि इस सदिश का अदिश घटक बताओ और इस सदिश के सदिश घटक बताओ, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपको इस सदिश के टुकड़े पूछे जा रहे हैं। लेकिन टुकड़े देखो, एक बार अदिश टुकड़े पूछ रहा है और एक बार सदिश टुकड़े पूछ रहा है। तो देखिए अदिश घटक कौन से होते हैं, मैं आपको समझाता हूं। अदिश घटक जो होते हैं वो होते हैं आपके आई केप का गुणांक, जे केप का गुणांक और के केप का गुणांक। इजी, आपके सबके समझ में आ गया होगा। अदिश घटक यानी अदिश टुकड़े क्या होते हैं? देखिए अगर मैं इसको टुकड़ों में विभक्त करूं तो मेरे पास टुकड़े आते हैं 2i 3j माइनस 4k। अगर मैं इसके टुकड़े करता हूं तो यही आएंगे। लेकिन वो जो टुकड़े हैं कौन से? 2i 3j माइनस 4k। अगर मैं ये टुकड़े करता हूं तो ये टुकड़े सदिश टुकड़े हैं, यानी सदिश घटक हैं। ये सदिश घटक कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें परिमाण, ये दो क्या है? परिमाण। कल मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो संख्यात्मक मान होता है वो क्या होता है? परिमाण। और ये है दिशा, आई जे के, ये क्या है? दिशा। तो परिमाण और दिशा दोनों आ जाए वो क्या हो जाता है? सदिश। तो ये हैं सदिश टुकड़े और मैंने इनमें दिशा हटा दी तो ये कौन से हो गए? अदिश टुकड़े। तो बहुत ही सिंपल है आपका आज का पहला टॉपिक। अपना आज का पहला टॉपिक है अदिश घटक और सदिश घटक। वेरी सिंपल। अदिश घटक आई जे केप के गुणांक होते हैं और सदिश घटक में क्या करना है? इनके आई जे के लगा देना है। बिल्कुल सिंपल है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर अब अपन चलते हैं। तो आज का अपना अगला टॉपिक है दिक् अनुपात। दिक् अनुपात के बारे में अपन बात करते हैं आज, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि ये लीजिए सदिश, और सदिश देकर मैं आपसे ये कहूं कि इसके क्या निकालो? दिक् अनुपात निकालो। तो इसके दिक् अनुपात क्या होते हैं? सुनिए, दिक् अनुपात अभी अभी आपने क्या निकाले थे? अभी अभी आपने निकाले थे अदिश घटक यानी अदिश टुकड़े। वो जो अदिश घटक होते हैं वही दिक् अनुपात भी होते हैं। यानी इसके दिक् अनुपात हैं 2, 3, 4। अब आप सोचेंगे कि चलिए वो तो मान लिया हमने कि इसके टुकड़े थे, वो तो हमने मान लिया कि वो क्या थे? इसके टुकड़े थे, लेकिन दिक् अनुपात ये कैसे हुए? तो ये मैं आपको समझाऊंगा कि आई केप, जे केप, के केप के जो गुणांक हैं उनको अपन दिक् अनुपात क्यों बोलते हैं। देखिए सदिश में आई जे के जो गुणांक हैं उनके दो नाम होते हैं, या तो आप उनको अदिश घटक बोलिए या फिर आप उनको बोलिए दिक् अनुपात। तो इनको दिक् अनुपात क्यों बोला जाता है? सुनिए, दिक् मतलब होता है दिशा। एक तो इस वर्ड ने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया होगा, दिशा, क्योंकि इस चैप्टर में एक बार पहले नाम आया था दिष्ट। याद कीजिए, दिष्ट रेखाखंड। तो वहां भी दिष्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? दिशा बताया था। एक बार नाम आया था अदिश, सदिश, तो वहां भी मैंने आपको दिश का मतलब क्या बताया था? दिशा। तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है। दिष्ट मतलब भी दिशा होगा, दिश मतलब भी दिशा होगा और दिक् मतलब भी दिशा होगा। तो दिक् अनुपात का मतलब होता है दिशाओं में अनुपात।
एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अगर वेक्टर की, सदिश की बात अगर कभी भी चल रही हो तो दिशाएं हमेशा तीन ही मानी जाती हैं, अक्ष अक्ष वाली दिशा, वाई अक्ष वाली दिशा और कौन सी, जेड अक्ष वाली दिशा। तो ये जो दो है वो इस सदिश का अनुपात ही है। कौन सी दिशा में, अक्ष अक्ष की दिशा में। ये 3 है वो इसका अनुपात ही है। कौन सी दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में। और ये जो 4 है वो भी इस सदिश का क्या है, अनुपात ही है। किसकी दिशा में, जेड अक्ष की दिशा में। तो याद रखना, आपसे चाहे अदिश घटक पूछे चाहे आपसे दिक् अनुपात पूछे, दोनों चीजें सेम है। दोनों चीजें ही क्या होंगी, आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक होंगे। तो ये था आपका दिक् अनुपात। डायग्राम से अगर समझना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये आपका मूल बिंदु O0 0 0 है। ठीक है, अब ये जो सदिश है ये तो आपको भी पता है कि ये सदिश कौन से बिंदु, मूल बिंदु को कौन से बिंदु से मिलाने पर बनेगा, ये बनेगा 2 3 4 को। यानी अगर मैं 2 3 4 को मूल बिंदु से मिलाता हूं तो ये बनेगा। कल वाला टॉपिक स्थिति सदिश, उसमें मैंने बताया था ना आपको लेक्चर फर्स्ट में, आज सेकंड है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो देखिए 2 3 4 का स्थिति सदिश ये होगा। तो आप खुद देख लीजिए, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। तो आप खुद देखिए, अक्ष अक्ष की दिशा में इस सदिश का अनुपात कितना, 2। अरे है ना। इसी टाइप से अगर मैं यहां से लंब डालूं वाई अक्ष पे तो ये डिस्टेंस यानी ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी 3 होगी ना। तो आप खुद देख लीजिए वाई अक्ष की दिशा में अनुपात कितना, इन दिशाओं में जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, सदिश का दिक् अनुपात कहलाता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पर अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है दिक् कोसाइन, या इसको अगर हिंदी में बोलें तो दिक् कोज्यें। ओके, कोसाइन बोल दो या कोज्यें बोल दो। कोसाइन इंग्लिश वर्ड है और कोज्यें इसको बोलते हैं हिंदी में। ये तो आपको पता ही होगा। जैसे साइन है तो साइन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्या। कोस है अपना, कोस को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, कोज्या। क्या बोलते हैं, कोज्या। तो दिक् कोज्या, कोस की बात चल रही है। दिक् कोसाइन, कोस की बात चल रही है। दोनों ही स्थितियों में किसकी बात चल रही है, कोस की बात चल रही है। दिक् कोसाइन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीएससी में इस पे क्वेश्चन आ चुका है। दिक् कोसाइन, तो मैं आपको बताता हूं, दिक् कोसाइन जो होगा 2 टाइप से निकलेगा। कितने टाइप से निकलेगा, 2 टाइप से निकलेगा। कौन कौन से, दोनों के दोनों मेथड में आपको समझाता हूं। नंबर 1, ये कोणों की सहायता से भी निकलता है। नंबर 2, ये दिक् अनुपात की सहायता से भी निकलता है। ठीक है, आपका जो दिक् कोसाइन है वो कोण की सहायता से भी निकलता है और वो दिक् अनुपात की सहायता से भी निकलता है। कोण की सहायता से कैसे निकलता है उसको समझिए। अगर कोई सदिश है, ये लीजिए, ये आपका सदिश है। अगर कोई सदिश है वो अक्ष अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है धनात्मक दिशा में, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा है। कोई सदिश है और वो सदिश क्या कर रहा है, अक्ष अक्ष की दिशा में अल्फा कोण बना रहा है, वाई अक्ष की दिशा में बीटा कोण बना रहा है और जेड अक्ष की दिशा में गामा कोण बना रहा है। ठीक है ना। तो अगर हमें ये कोण मिल जाएं तो हम दिक् कोज्या निकाल सकते हैं। किसकी, इस सदिश की। समझ में आ रही मेरी बात। यानी अगर मुझे ये तीनों कोण मिल जाएं तो मैं क्या निकाल सकता हूं, दिक् कोज्या निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे, ये जो 3 कोण हमें मिले हैं इन तीनों के पीछे कोस ऑपरेट कर दीजिए। इन तीनों के पीछे क्या ऑपरेट करना है, कोस आपको ऑपरेट करना है। कोस जैसे ही आप इस पे ऑपरेट करेंगे और इसको हल करेंगे, ये क्या आ गई, ये दिक् कोज्या या दिक् कोसाइन आ गए। किसके, इस वेक्टर के।
अब इनके पीछे कोस ही क्यों लगा, नाम से भी पता चल रहा है, और डेरिवेशन में भी अपन इसको देख सकते हैं। अगर आप मेरे से डेरिवेशन भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे जितने भी सूत्र इस प्रश्नावली में हैं उन सब का डेरिवेशन होगा। अभी अपन फिलहाल के लिए इतना ही समझते हैं कि दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे। अगर हमें कोण दिए गए हों, दिक् कोसाइन हमें निकालने का तरीका है, तीनों कोणों के पीछे क्या लगा दीजिए, कोस लगा दीजिए। तो इस पर कोणों की सहायता से दिक् कोसाइन कैसे निकलता है, इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल नोट किया है, ध्यान से देखिए उस एग्जाम्पल को। क्या है वो है उस सदिश के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशी अक्ष हो, निर्देशी अक्ष का मतलब अक्ष, अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष होता है, धनात्मक दिशा से क्रम से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के कोण बनाता है। क्या कह रहा है अगला ये बोल रहा है कि हमें सदिश के दिक् कोसाइन बताने हैं। मैंने आपको बताया ना कि दिक् कोसाइन हमेशा दो प्रकार से निकलते हैं, नंबर 1 कोण की सहायता से, नंबर 2 दिक् अनुपात की सहायता से, बताया ना अभी। तो हम फिलहाल कोण वाला क्वेश्चन लेकर हम चल रहे हैं। हमें 3 कोण दिए हैं कि एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री, वाई अक्ष के साथ 60 डिग्री और जेड अक्ष के साथ हमें 90 डिग्री, इतना कोण एक सदिश बना रहा है, उसके दिक् कोसाइन हमें बताने हैं। तो चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दें। वेक्टर यानी सदिश और अक्ष के बीच बने कोण को अपन प्रदर्शित करते हैं अल्फा से, वाई अक्ष और वेक्टर के बीच में बने कोण को अपन प्रदर्शित करते हैं बीटा से, और जेड अक्ष और वेक्टर के बीच बने कोण को अपन प्रदर्शित करते हैं गामा से। और ये तीनों ही मान हमें, यानी तीनों ही कोण हमें दिए हुए हैं, तो हम लिखेंगे दिए गए कोण हैं। और हमें कोण क्या दिए हैं, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अब हमें निकालना है किसका मान, दिक् कोसाइन का। तो अभी तो बताया था मैंने, दिक् कोसाइन के लिए आपको पीछे क्या लगा देना है, कोस लगा देना है। तो लगा दो, कैसे निकलेंगे दिक् कोसाइन, कैसे निकलेंगे दिक् कोसाइन। पहला दिक् कोसाइन हो जाएगा कोश अल्फा, दूसरा होता है कोश बीटा, तीसरा होता है कोस गामा। तो कोस और आपका अल्फा कितना है 30 डिग्री, आपका बीटा कितना है 60 डिग्री, और आपका गामा कितना है, आपका गामा है 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इन तीनों के मान निकाल लीजिए। बताइए आप कोस 30 कितना होता है, आप कैसे बताएंगे, चलो मैं बता देता हूं। कोस 30 का मान होता है √3/2, कोस 60 का मान होता है 1/2, और कोस 90 डिग्री का मान होता है कितना, 0। तो ये लीजिए, ये आपके आंसर हैं। बताओ कितना सरल है। तो एकदम आसान है दिक् कोसाइन निकालना कोणों की सहायता से। एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि ये जो आपके दिक् कोसाइन होते हैं, इनको अगर आप देखो, एक तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर आप चाहोगे और शॉर्ट में प्रदर्शित करना है तो भी कर सकते हैं। कैसे, इसको कोस अल्फा को शॉर्ट में L, इसको M और इसको N से प्रदर्शित किया जा सकता है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, ये जो तीनों दिक् कोसाइन होते हैं ना, इन तीनों दिक् कोसाइन में एक महत्वपूर्ण संबंध भी होता है। अच्छा जी, क्या संबंध होता है, सुनो। पहले दिक् कोसाइन का, दूसरे दिक् कोसाइन का और तीसरे दिक् कोसाइन का अगर स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो हमेशा 1 आएगा। मतलब L² + M² + N² बराबर कितना होता है, 1। नहीं यकीन आ रहा है मेरे पे, करके देख लो। पहला जो दिक् कोसाइन है वो कितना है, √3/2, वर्ग करना कितना आएगा, 3/4, सही है। दूसरा जो है 1/2, उसका स्क्वायर करना जरा कितना आएगा, 1/4, और तीसरा है 0, उसका स्क्वायर करना कितना आएगा, 0 का 0। ठीक है, तो इनको आप जोड़कर देख लो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यही मैंने आपको बताया कि तीनों दिक् कोसाइन जो होते हैं उनके वर्गों का योग कितना होता है, 1 होता है। दूसरा तरीका अब अपन सीखते हैं कि दिक् अनुपात से दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं। कोणों की सहायता से तो हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे किसकी सहायता से, दिक् अनुपात की सहायता से दिक् कोसाइन।
अब जो एम्परसन वगैरह लिख रहे हैं भी कटिंग का पूरा तो हो जाएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि इस सदिश के दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं, दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं। तो अब आप बताओ दिक् कोसाइन दो तरीके से निकलते हैं। नंबर एक कोण की सहायता से, कोण दिख रहा है क्या क्वेश्चन में? नहीं है। तो नंबर दो कौन सा तरीका बचा? दिक् अनुपात की सहायता से। तो सबसे पहले तो हम नोट करेंगे दिया गया सदिश है, दिया गया सदिश है, क्या सदिश है अपने पास? सदिश A बराबर 2i माइनस 3j प्लस 6k। तो दिक् अनुपात की सहायता से समझा रहा हूं, तो पहले एक काम कीजिए, पहले इसमें दिक् अनुपात निकाल लीजिए। तो वेक्टर A के दिक् अनुपात 2 माइनस 3 6। अब देखिए इनकी सहायता से अपन दिक् कोसाइन निकालेंगे। तो दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं? दिक् अनुपात की सहायता से दिक् कोसाइन निकालने का तरीका है, पहला अनुपात बट्टा में तीनों का वर्ग करके योग करके अंडर रूट, फिर दूसरे अनुपात के बट्टा में भी आपको यही वाला काम करना है, तीनों का वर्ग करके योग करके अंडर रूट, और तीसरे के बट्टा में भी आपको यही करना है, तीनों का वर्ग करके योग करके अंडर रूट। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि ये कैसे हुआ, इसका आपको रीजन मिलेगा किसमें? डेरिवेशन में। और डेरिवेशन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, आपके लिए मैं अलग सी वीडियो बना दूंगा। अब इनको हल करते हैं। देखिए 2 बटा ये कितना हो जाएगा? 49, और उसका अंडर रूट कितना होता है? 7, तो माइनस 3 बटा 7, इसी प्रकार से 6 बटा 7। तो ये आ चुके हैं आपके दिक् कोसाइन। कौन से सदिश के? इस सदिश के। अगर आपको डाउट है कि क्या पता मेरे सही हैं या गलत हैं, तो आप चेक कर सकते हो ना। मैंने अभी अभी बताया था ना आपको कि तीनों का वर्गों का योग कितना होता है? 1। तो चलिए करके देखते हैं। इसका वर्ग क्या होगा? इसका होगा 4 बट्टा 49। इसका वर्ग क्या होगा? 9 बट्टा 49। इसका वर्ग क्या होगा? 36 बट्टा 49। तो आप देखिए 36 और 9 45 और 4 कितने हो गए? 49 बट्टा 49, यानी ये कितना होगा? 1। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए, तो अगला जो अपना टॉपिक है वो क्या टॉपिक है? सदिश का परिमाण या सदिश की लंबाई। तो सदिश की लंबाई या सदिश का परिमाण हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, मान लीजिए अगर कोई सदिश है, ए सदिश बराबर अक्ष i प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो पहले तो सुन लीजिए, इसके परिमाण को हम दर्शाएंगे कैसे? इसके परिमाण को हम ऐसे दर्शाएंगे, दोनों तरफ लगा के मापांक का चिन्ह, और या फिर आप इसको ऐसे भी दर्शा सकते हो, तीर का निशान हटा दो, ये सदिश के मापांक को ही सदिश के परिमाण को ही प्रदर्शित करता है। अब निकालेंगे कैसे परिमाण या सदिश की लंबाई कैसे निकालेंगे? अंडर रूट के अंदर जो दिक् अनुपात हैं उनका वर्ग करके योग कर दो। तो दिक् अनुपात क्या है? थोड़ी देर पहले बताया, बताओ कम ऑन, एक्स वाई जेड। तो इनका वर्ग करके योग कर दो। अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये है आपका सदिश ए का परिमाण। क्लियर। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखिए, आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है संरेख सदिश। यानी कोई दो सदिश हैं, मान लो मैं आपको दो सदिश देता हूं और मैं आपको ये कहता हूं पता लगाओ ये संरेख है या नहीं है। तो आप कैसे पता लगाएंगे? ध्यान से सुनिए। पहले आप संरेख का मतलब समझिए क्या होता है। संरेख बोल दीजिए या समांतर बोल दीजिए, ठीक है। संरेख का मतलब तो होता है जैसे ये कोई वेक्टर है ए बी, इसी के ऊपर कोई वेक्टर है सी डी। फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर है ए बी, इसी के ऊपर जस्ट ऊपर एक वेक्टर है सी डी। तो ये दोनों कैसे हो गए? संरेख। समांतर हो तो भी वो उसी कंडीशन पे अप्लाई होंगे, ठीक है ना। समांतर हो या संरेख हो तो क्या होता है, इन दोनों सदिशों का, सदिश ए बी और सदिश सी डी, ये जो दो आपके सदिश है ना, इन दोनों के दिक् अनुपात, क्या चीज? दिक् अनुपात समानुपाती होंगे। यानी अगर दो सदिश हैं और वो दोनों सदिश अगर संरेख हैं तो क्या होंगे? उनके दिक् अनुपात समानुपाती होंगे। कैसे? उदाहरण से अपन समझते हैं। संरेख पर अपन ये एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपके समझ में आएगा। ये सदिश ए है, ये सदिश बी है, और देखिए क्वेश्चन में अगला क्या जानना चाह रहा है। वो कह रहा है क्या ये दोनों संरेख हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि क्या ये दोनों संरेख हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया ना, दो सदिश अगर समांतर हों
या फिर संरेख हों तो उनके दिक् अनुपात समानुपाती होते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी इसी कॉन्सेप्ट से अपन करेंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे दिए गए सदिश हैं, सबसे पहले अपन लिखेंगे दिए गए सदिश हैं। आपको एक सदिश ए दिया है 2i माइनस 4j माइनस 8k और दूसरा सदिश बी आपको दिया है i माइनस 2j माइनस 4k। सदिश ए के दिक् अनुपात क्या होंगे? इसके दिक् अनुपात, इसके दिक् अनुपात होंगे 2 माइनस 4 माइनस 8। सदिश बी के दिक् अनुपात क्या होंगे? ये होंगे आपके 1 माइनस 2 माइनस 4। तो चलिए अब इनका अनुपात देखते हैं। 2/1 इसका रिजल्ट कितना होगा? 2 माइनस 4/-2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका रिजल्ट भी कितना होगा? 2 माइनस 8/-4, माइनस से माइनस कैंसिल होकर इसका अनुपात भी कितना होगा? 2। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों के दिक् अनुपात समानुपाती हैं, कह सकते हैं ना। अरे सबका रिजल्ट कितना आ रहा है? 2। अतः सदिश ए व सदिश बी सरेख है। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक समझिए इकाई सदिश। कल इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इकाई सदिश बोल दीजिए, मात्रक सदिश बोल दीजिए, या फिर इसको एकांक सदिश बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इकाई सदिश बोल दो, मात्रक सदिश बोल दो, एकांक सदिश बोल दो, यूनिट वेक्टर बोल दो, बात एक ही है। तो कल मैं इसके बारे में बता चुका हूं आपको। इसका परिमाण कितना होता है? 1 होता है। और इसको हम क्या लगाकर प्रदर्शित करते हैं? केप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। कल मैंने बताया था, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं जाके। अब सुनिए, कोई भी सदिश है उसका परिमाण 1 होगा तो वो स्पेशल हो गया, तो उसको केप लगाकर प्रदर्शित करेंगे और वो मात्रक सदिश हो गया। लेकिन अगर मान लो कोई सदिश इकाई सदिश नहीं है, जैसे ए वेक्टर बराबर i माइनस 2j माइनस 2k, ये वेक्टर है। ठीक है, ये इकाई सदिश है या नहीं है चेक कर लेते हैं। क्या निकालना पड़ेगा इसका? अरे क्या निकालना पड़ेगा इसका? परिमाण। तो परिमाण निकालो अंडर रूट में पहले दिक् अनुपात का स्क्वायर, दूसरे दिक् अनुपात का स्क्वायर, तीसरे दिक् अनुपात का स्क्वायर। अंडर रूट कितने हुए? 9 बराबर कितना आया? 3। क्या इसका परिमाण 1 आया? नहीं। इसका मतलब ये इकाई सदिश है? नहीं। लेकिन इसको इकाई सदिश में बदला जा सकता है। यानी मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कोई भी सदिश अगर इकाई सदिश नहीं है ना, तो भी हम उसको इकाई सदिश में बदल सकते हैं। कैसे? ऐसे, किसी भी सदिश में अगर हम उसके परिमाण का भाग लगा दें, अगर किसी भी सदिश में आप उसके परिमाण का भाग लगा देते हो तो वह सदिश किस में बदल जाता है? इकाई सदिश में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, जैसे ये सदिश है, ये इकाई सदिश नहीं है, लेकिन अगर मैं इस सदिश ए में अगर इसके परिमाण का भाग दे दूं तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? इकाई सदिश में परिवर्तित हो जाएगा। देखना, सदिश है अपना i माइनस 2j माइनस 2k और परिमाण है अपने पास इसका 3। मैंने इसका भाग दिया, भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा a केप बराबर 1/3i माइनस 2/3j माइनस 2/3k। ये लीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? इकाई सदिश में। यानी अब आप अगर इसका परिमाण निकाल कर देखते हो ना, तो अब इसका परिमाण आपके पास कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, कई बार इस तरीके से भी पूछ लेता है कि इस सदिश के समांतर वो सदिश बताओ जिसका परिमाण 10 है। ये तो 11 हो गए, देखिए 10 है। तो हम ऐसे बताएंगे, पहले बदलना पड़ेगा इसको इकाई सदिश में। बदल लिया, अब इसका परिमाण 1 है, अब इसको 10 से गुणा कर देंगे तो उसका परिमाण कितना होगा? 10 होगा। तो ऐसा प्रश्न 1 नंबर में आया हुआ है राजस्थान बोर्ड में। कोई सदिश देंगे और कहेंगे इसके समांतर ऐसा सदिश निकालो जिसका परिमाण 50 है, तो पहले उसको इकाई सदिश में बदलो, लपेटे में ले लो 50 के साथ। ठीक है, इस तरीके से आपको हल करना है। नेक्स्ट आज का अपना टॉपिक है खंड सूत्र। नाम इसका जरा ध्यान से दे लेना, इधर उधर जबान नहीं हो जाए। ठीक है, देखिए, तो खंड सूत्र को अपन समझते हैं।
10वीं क्लास वाला विभाजन सूत्र अगर आपको आता है तो आप ये मानकर चलिए कि आपको खंड सूत्र भी आता है। ध्यान दीजिए कैसे। 10वीं क्लास में क्या होता था कि दो बिंदु देते थे ए और बी और कहते थे इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु सी है जो इसको m अनुपात n में बांटता है, इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब निर्देशांक देके निर्देशांक पूछते थे, राइट। सेम टू सेम वैसे ही यहाँ क्या होगा, आपको दो बिंदु देंगे ए और बी और उन दोनों को मिलाने वाले सदिश को कोई तीसरा बिंदु सी m अनुपात n में बांटता है, तो कहेंगे इस बिंदु सी का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में क्या होगा, स्थिति सदिश देकर स्थिति सदिश पूछेंगे। मतलब कि 10वीं में निर्देशांक देके निर्देशांक पूछते थे, यहाँ स्थिति सदिश देकर स्थिति सदिश पूछेंगे। बात वही है, सूत्र वही है। देखिए आप याद कर लीजिए, हम इस सी के निर्देशांक निकालते थे तो हम सूत्र लगाते थे m अक्ष 2 प्लस n अक्ष 1 बट्टा m प्लस n। आपको सबको याद होगा, 10वीं क्लास वाला तो वैसे ही याद है। तो यहाँ इस बिंदु सी का स्थिति सदिश अगर अपन निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे m, देखिए अक्ष 2 मतलब इस दूसरे का अक्ष निर्देशांक, उसकी जगह यहाँ आ जाएगा b का स्थिति सदिश प्लस n और फिर पहले का स्थिति सदिश और बट्टा में m प्लस n। जैसे वहाँ पे दो प्रकार का विभाजन होता था, अंतः और बाह्य, वैसे ही यहाँ भी दो प्रकार का विभाजन होता है, अंतः और बाह्य। अगर ये C अंतः विभाजन करता है तो इस सूत्र ये लगाइए। अगर ये C बाह्य विभाजन का मतलब होता है ये इस रेखा को आगे बढ़ाने पर बाहर जाकर कहीं स्थित है, तो आपको सूत्र ये लगाना है, OC वेक्टर इज इक्वल टू m OB वेक्टर माइनस n OA वेक्टर अपॉन m माइनस n। मतलब जहाँ प्लस प्लस है वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ माइनस माइनस आ जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन से अपन खंड सूत्र को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बिंदु P और P के आगे 10वीं में क्या होता था, निर्देशांक देते थे और यहाँ इसने क्या दे दिया, P का स्थिति सदिश। याद रखिए अगर P के आगे तीन संख्याएं लिखी हुई हैं तो वे तीनों संख्याएं क्या हैं, P के निर्देशांक। लेकिन अगर P के आगे या किसी भी A B C किसी के भी आगे अगर सदिश लिखा हुआ है तो वो उसका क्या है, स्थिति सदिश। तो बिंदु P जिसका स्थिति सदिश दिया है वह क्यों, जिसका स्थिति सदिश दिया है को 1:2 में विभाजित करने वाले बिंदु C का स्थिति सदिश ज्ञात करना है यदि अंतः विभाजन हो। तो ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अंतः विभाजन का जो सूत्र होगा वो कुछ यूं होगा, m क्यों का स्थिति सदिश प्लस n P का स्थिति सदिश बट्टा m प्लस n। ओके, बस इसमें मान रखने हैं, उत्तर अपने आप आ जाएंगे। तो ध्यान दीजिए m का मान अपने पास कितना है, यहाँ पे m अनुपात n आपके पास है 1:2, तो m का मान आपके पास है 1 और OQ का मान कितना है 3i माइनस 2j प्लस k प्लस n का मान आपके पास कितना है 2 और OP का मान आपके पास क्या है 3i प्लस 2j माइनस k बट्टा m प्लस n का मतलब होगा 1 प्लस 2। तो चलिए 1 से अगर गुणा करेंगे तो यही आएगा 3i माइनस 2j प्लस k और इसको 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 6i प्लस 4j माइनस 2k बट्टा 3। तो 3i और 6i ये कितने हो जाएंगे 9i माइनस 2j प्लस 4j ये हो जाएंगे 2j और k माइनस 2k हो जाएगा माइनस k और बट्टा 3। तो ये है दोनों P और Q को विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश। थैंक यू ऑल ऑफ यू।